नमस्कार दोस्तों। एएलपी स्वीडी टू इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है दोस्तों कि घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में डैश की ट्यूब होनी चाहिए। यानी जो घाव भरते हैं हम लोग, तो घाव को भरने के लिए जो प्राथमिक उपचार होते हैं, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट एड होता है, तो फर्स्ट एड के जो बॉक्स होते हैं इसमें किसकी ट्यूब होनी बहुत आवश्यक है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर क्या होगा आपको ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? बीटाडीन की। किसका? घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक होता है सेफ्रामाइसिन। सेफ्रामाइसिन क्या होता है? तो इसको हम लोग दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेफ्रामाइसिन क्या होता है, तो ये दर्द निवारक के लिए इस्तेमाल किया जाता है सेफ्रामाइसिन का। ठीक है, और दोस्तों फेयर एंड लवली क्या होता है आपको पता ही है कि ये फेयरनेस के लिए क्रीम है जो महिलाएं ज़्यादा यूज करती हैं। भाई उसका नाम अब चेंज हो चुका है फेयर एंड लवली का। क्या है इसमें नहीं जाना है। यहाँ पे पेनिसिलिन की दोस्तों हम बात करें, पेनिसिलिन क्या होता है, तो ये चर्म रोग के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि तार के इंसुलेशन या कवर की मोटाई किसके मापदंड में होती है? यानी कोई भी तार है, इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस जो होती है, वो किसके मान पर निर्भर करता है? आपको इसका जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे तो तार की जो इंसुलेशन होते हैं, कवर की मोटाई होती है, वो वोल्टेज पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर निर्भर करती है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे विभव हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो बहुत लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि यदि आपको पसंद नहीं आ रही है तो वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं, इतने लोग वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको पसंद आ रही है, तो आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप शेयर मत कीजिए। आपको हमको पता है ऐसे आप नहीं करेंगे, लेकिन लाइक तो आप कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला आपके पास क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युत दबाव का समान होता है। यानी दोस्तों जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है ना, विद्युत दबाव समान होता है। कहाँ पे समान होता है? तो दोस्तों ये किसके समान होता है? तो वोल्टेज के समान होता है। जो विद्युत प्रेशर होती है, विद्युत दाब होती है, किसके समान होती है? वोल्टेज के समान होती है। ठीक है, यानी दोस्तों किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होता है? विद्युत धारा कहलाता है। और विद्युत धारा ऐसा मतलब हम लोग क्या कहते हैं? तो एम्पियर में हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। इस बात को भी आप तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? ठीक है, पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको ढूंढना है कि सदिश राशि इनमें से कौन सी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, यही क्या आपके पास एक सदिश राशि है। बाकी यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं सभी के सभी क्या है, वो अदिश राशि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मतलब यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर 5 वोल्ट पर 0.12 कूलम्ब चार्ज स्टोर करता है। इसकी धारिता कितनी होगी? आपको इसकी धारिता बताना है। दोस्तों आप सबको पता है कि क्यू बराबर फॉर्मूला होता है क्या? वीसी, आपने पढ़ा होगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास भी का वैल्यू कितने दे रखी है? 5 वोल्ट दे रखी है। और हमारे पास जो क्यू का वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.12 दे रखी है। आपको क्या निकालना है? इसकी धारिता निकालनी है। ठीक है, धारिता उसके क्या होगा यहाँ से? तो सी बराबर दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? क्यू बटे भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू का मान ऑलरेडी कितना दे रखा है? 0.12 दे रखा है, बटे भी कितना हमारे पास है? वोल्ट 5 है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 0.24 जो है फैराडे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रतिरोधों के प्रकार हैं? ठीक है, यानी जो प्रतिरोध होते हैं इसके प्रकार कौन से हो जाएंगे? तार घाव, दूसरा आपके पास है कि कार्बन प्रतिरोध, तीसरा आपके पास है कि कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोध, और ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी तीनों होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो यहाँ पे प्रतिरोध के प्रकार हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन प्रतिरोध यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? कार्बन का प्रकार हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं जैसे कि थर्मिस्टर टाइप प्रतिरोधक, मेटल फिल्म प्रतिरोधक और वायर वाउंड प्रतिरोधक, ये सभी क्या होते हैं? आपके प्रतिरोधक होते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1 एचपी में कितने वाट्स होते हैं? बहुत ही इजी सवाल पूछा गया था। तो 1 एचपी में कितने वाट्स होते हैं? वो 746 वाट बराबर क्या होता है? 1 एचपी के बराबर होता है।
इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए होगा। दोस्तों एचपी मतलब क्या होता है, अश्व शक्ति हॉर्स पावर होता है। ये ऊर्जा की क्या है, एक व्यावहारिक मात्रा का है, ठीक है। और दोस्तों ऊर्जा की हम बात करें तो ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। और ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ऊर्जा, किसी भी ऊर्जा का सम मतलब क्या होता है, वो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। यहाँ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। और 1 किलोवाट की हम बात करें तो 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुना 10 पावर जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में अवक्षेपित सामग्री के द्रव्यमान m की गणना करने के प्रयुक्त व्यंजक कौन होता है। तो दोस्तों विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में अवक्षेपित सामग्री के द्रव्यमान m की गणना करने के लिए जो प्रयुक्त व्यंजक होते हैं वो कौन सा होता है, m बराबर होता है ZIT। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलिए, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर शेयर करना है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आपका स्कोर कितना बना है। दोस्तों कोई नए हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, यदि आपको 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक के वीडियो को पढ़ना है, देखना है, तो उसका प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना के रखा है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और सभी प्रैक्टिसों को सॉल्व कर लीजिए यदि आपको पास होना है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एक विद्युत चालित स्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट तली में उष्मा किस प्रकार से वितरित हो जाती है। यानी दोस्तों जो आपने आयरन किया होगा, आयरन की बेस प्लेट जो होती है उसमें उष्मा का संचरण होता है, वो किस प्रकार से होता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपको पता है कि ठोस में क्या होता है, चालन होता है। तो चालन के माध्यम से क्या होती है, यहाँ पे उष्मा का संचरण होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों सूर्य का प्रकाश पहुंचती है हमारे घरों तक, तो क्या होती है, विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। इस बात को भी आप एडिशनल तौर पर जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्युत प्रेस पर 230 वोल्ट है, 500 वाट लिखा हुआ है, तो 230 वोल्ट प्रदर्शित करता है। यानी कि एक विद्युत इस्त्री है, आयरन से आप बोल सकते हैं, जिसपे 230 वोल्ट लिखा हुआ है और 500 वाट लिखा हुआ है। तो इसमें ये कह रहा है कि 230 वोल्ट जो है क्या बतलाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होता है, RMS मान बताता है। जो 230 वोल्ट होता है दोस्तों, यह क्या बताता है आपको, RMS मान बताता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों हमारे घरों में क्या होते हैं, सिंगल फेज वोल्टेज का मान आरएमएस वोल्टेज में होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पुश पुल एम्पलीफायर के लिए आवश्यक होती है। जो पुश पुल एम्पलीफायर होता है ना, वो किसके लिए आवश्यक होता है आपको बताना है। तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, ये क्या होते हैं, 180 डिग्री कालांतर पर दो समान इनपुट वोल्टेज के लिए जो है पुश पुल एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों पुश पुल के लिए दो समान इनपुट 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर रखा जाता है। और पुश पुल एम्पलीफायर एक प्रकार क्या है, तो पावर एम्पलीफायर है। क्या है, ये प्रकार का पावर एम्पलीफायर है। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एफईटी में क्या होता है। दोस्तों एफईटी जो है ना, एफईटी में क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, TRANSISTOR ट्रांजिस्टर होता है। तो इसमें क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, एक जंक्शन के दोनों ओर रिवर्स बायस होते हैं। एफईटी में क्या होते हैं, एक जंक्शन के दोनों ओर रिवर्स बायस होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है तो क्या होता है, तो दोस्तों जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है तो क्या होगा, जेड बराबर क्या होता है, आर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों एक बार और ध्यान रखिएगा आप लोग, जो पावर फैक्टर होता है ना, पावर फैक्टर का अधिकतम मान जो होता है वो हमेशा 1 होता है। पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोल्डरिंग आयरन की बीट बनी होती है। दोस्तों जो सोल्डरिंग आयरन होती है ना, इसकी बीट किसकी बनी होती है आपको ये बताना है। तो दोस्तों सोल्डरिंग आयरन की बीट होती है ना, वो तांबे की बनी होती है, यानी कि कॉपर की बनी होती है सोल्डरिंग आयरन की बीट। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीवीसी विद्युत रोधित और गैर आच्छादित एकल कोर केबल, पीवीसी इंसुलेटेड नॉन शीथेड सिंगल कोर केबल का प्रयोग
मुक्त किसके लिए करते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग जवाब दे देंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। केबल में होता है दोस्तों, केबल में क्या क्या होता है? बहुत इजी सवाल है दोस्तों, आपको पता है कि केबल में क्या होता है? केबल में होता है एक ठोस पदार्थ या एक विद्युत रोधी चालक का ये केबल बनाया जाता है। ऑप्शन सॉरी, एक मिनट, केबल में होता है ना, केबल दोस्तों आपके पास हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा। एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का एकल विद्युत रोधित चालक, एकल या लिपटे हुए तार जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? केबल कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार के कंडक्ट पाइप का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो इंडस्ट्रियल वायरिंग होती है, इसमें किस प्रकार के कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, आपको इसका जवाब बताना है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं? जस्तीकृत कठोर कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, किसमें? औद्योगिक वायरिंग में, यानी कि इंडस्ट्रियल वायरिंग में करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों इसका व्यास की हम बात करें तो इसकी जो डायमीटर होती है 16 से 65 तक होती है इस वायरिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? तो स्थिर वैद्युत फ्लक्स है, ये जो घनत्व होती है इसकी इकाई क्या होती है आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसकी इकाई क्या होती है? कूलाम प्रति वर्ग मीटर होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, आप बताना रखेंगे। स्थिर वैद्युत फ्लक्स जो है इसकी इकाई क्या होती है? कूलाम प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब क्या होता है? किसी भी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में हम घुमाते हैं तब क्या होता है दोस्तों? तब क्या होता है? वोल्टेज बनती है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा प्रश्न होगा। किसी भी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाइएगा ना तब क्या होगा? वहाँ पे फ्लक्स कटेगा तो क्या होगा? वोल्टेज जनरेट होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपके जो फैराडे के नियम है इसमें क्या होता है? जब कोई चुंबकीय बल रेखा या विद्युत को काटता है तो उसमें क्या होता है? ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। आप तो पढ़ना होगा आप लोगों ने इसी बात को। अगला प्रश्न है कि बहु संपर्कन निरंतरता चालक अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का अनुशंसित आकार कितना होता है? तो दोस्तों इस आकार कितनी होती है? 14 SW से कम नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो दोस्तों जो अच्छे सुचालक होते हैं इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? आप तो देखिए, इसका होता है किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इन्वर्टर का प्रयोग किसमें करते हैं? तो जो इन्वर्टर हमारे पास होता है ना इसका उपयोग डैश को कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो आप तो ध्यान रखेंगे, इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं डीसी को एसी में चेंज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। जो डीसी को एसी में चेंज करता है वो कौन होता है? डीसी को एसी में चेंज करता है कौन? इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में चेंज करता है। दोस्तों एसी डीसी कौन करता है? तो ये रेक्टिफायर करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एसी से डीसी में कौन करता है तो रेक्टिफायर करता है, और जो इन्वर्टर होता है वो डीसी टू एसी को चेंज करता है। इस बात को आप जितना हो सके जल्दी याद रख लीजिए क्योंकि ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा मापी जाती है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा क्या मापी जाती है? तो नाम से स्पष्ट है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? आवृत्ति मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एसी की फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। यानी फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा क्या मापी जाती है? तो केवल एसी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि आई नियम के अनुसार अर्थ और चालक के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध डैश से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों एक नियम है, इसके अनुसार जो है ना अर्थ और चालक के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है हमारे पास 50 मेगा ओम बटे मिली ओम की संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। इसको आप रट लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है कि मल्टीमीटर डैश माप सकता है। दोस्तों मल्टीमीटर जो होता है ना ये क्या क्या माप सकता है आपको बताना है, ठीक है। इसमें देखो मल्टीमीटर जो होती है ना वो आवृत्ति को नहीं मापता, फ्रीक्वेंसी नहीं मापता है, बाकी दोस्तों प्रतिरोध को, धारा को और वोल्टेज को माप सकता है, ठीक है। तो यानी ये सभी माप सकता है। आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मल्टीमीटर क्या नहीं मापता है दोस्तों, वहां आप ध्यान रखेंगे प्रतिरोध मापेगा, वोल्टेज मापेगा, धारा भी मापेगा, लेकिन दोस्तों आवृत्ति जो होती है फ्रीक्वेंसी वो मल्टीमीटर के द्वारा मापी नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के डैश पर काम करता है। तो दोस्तों जो विद्युत मापक यंत्र होता है ना ये विद्युत धारा के किस पे काम करता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पे काम करेगा और चुंबकीय प्रभाव, यानी सभी पे काम करता है कौन सा? विद्युत मापक यंत्र। अगला प्रश्न है कि किसी एसी या डीसी की तरंग आकृति
पर्दे पर देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कोई भी एसी या डीसी हो, ठीक है, इसकी जो तरंग आकृति है इसको पर्दे पर देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, CRO का इस्तेमाल करते हैं। किसका? CRO का इस्तेमाल करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, कहीं कहीं आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो कैथोड कैथोड रे ऑसिलेशन, OSCILL स्कोप, सॉरी स्कोप, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं, CRO का फुल फॉर्म होता है। क्योंकि फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है कि इम्पीडेंस ट्रिंगल बनता है किसके द्वारा? तो दोस्तों इम्पीडेंस ट्रिंगल है ना किसके द्वारा बनता है आपको बताना है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के द्वारा क्या होता है, इम्पीडेंस ट्रिंगल यहाँ पे बनता है। अगला है कि एक वितरण प्रणाली में प्रमुख लागत डैश है। एक वितरण प्रणाली में प्रमुख लागत क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है क्या? वितरण ट्रांसफार्मर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 11 केवी को जो है ना ये 220 या 240 वोल्ट में चेंज करता है, सॉरी 220 या 440 वोल्ट में यहाँ पे चेंज करता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये दोस्तों एक प्रश्न आपको और बताया है, जैसे कि वितरण प्रणाली पूछेगा ना, वितरण ट्रांसफार्मर में ये क्या करता है ना, ये स्टार कनेक्टेड को 3 फेज 4 प्रणाली वाली प्रणाली होती है। कौन सी? ये वितरण वाला में। हेक्साडेसिमल संख्या A0 का डेसिमल मान कितना होगा? तो दोस्तों इसका कितना मान हो जाएगा आपके पास? तो 160 हो जाएगा। कितना? 160 हो जाएगा। यदि n डिजिट्स की बाइनरी संख्या का मान जिसमें प्रत्येक डिजिट 1 हो तो क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? 2 पावर n माइनस a हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर के मामले में लिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए करते हैं। तो आपको हम दोस्तों कई बार जो हम बता चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक फायर होती है यानी विद्युत से लगे हुए आग को हम बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों हम लोग करते हैं किसका? सूखा बालू का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है ना, यदि आपको क्लास पूछा जाए किस क्लास की, तो इस हेतु क्लास डी प्रकार के अग्निशमन का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? तो इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए। क्लास डी, डी फॉर डॉग। BIS के अनुसार 46 ग्रेन साइज किस ग्रुप के अंदर होता है? तो BIS के अनुसार 46 ग्रेन साइज जो होता है वो किस ग्रुप के अंदर होता है आपको बताना है। दोस्तों ग्रुप कौन सा होता है? मीडियम ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, किसमें? मीडियम में आता है। भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए, यानी अर्थिंग तार जो होती है ना, इसकी साइज कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये होना चाहिए फेज और न्यूट्रल तार से अधिक होना चाहिए। जो अर्थिंग फ्यूज तार है हमारे पास, उसके जो आकार होने चाहिए वो फेज और न्यूट्रल तार से अधिक होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि RCB व्यक्त करता है, RCCB यानी कि RCCB। देखिए क्या दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है ना, फुल फॉर्म पूछ रहा है ना, इसलिए आपको हम फुल फॉर्म दिखाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि RCCB का फुल फॉर्म क्या होगा? RCCB को हम किस में व्यक्त करते हैं? आप सभी लोग जानेंगे दोस्तों। आर्स क्या होता है? रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो ज्वाइंट आपको दिख रहा है ना, ये किस प्रकार का ज्वाइंट है आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तो बट ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि बट जोड़ हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों CMR किसके बराबर होता है? तो CMR मतलब होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो दोस्तों किसके बराबर होता है? ये डिफरेंशियल लाभ बटा कॉमन मोड लाभ बराबर होता है, CMRR। अलग है कि स्थैतिक रैम में संरक्षण तत्व क्या होता है? स्थैतिक रैम में संरक्षण तत्व होता है वो क्या होता है आपको बताना है। दोस्तों ये क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप होता है। क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप होता है। वाष्प टरबाइन वाष्प की ऊर्जा को किस में बदलता है? तो दोस्तों जो वाष्प टरबाइन है ये वाष्प की ऊर्जा को किस में चेंज करता है? तो वाष्प की ऊर्जा को चेंज करता है यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। कौन सा? वाष्प टरबाइन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर है, कौन से तत्व में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है दोस्तों, कौन सा ऐसा तत्व जैसे 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होते हैं? ये तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में क्या होते हैं? 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सिलिकॉन क्या होता है? Si14 होता है ना, सिलिकॉन Si14। आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे कितना लिखेंगे? 2, 8 और 4 लिखेंगे, अंतिम में कितना है? 4 है। उसी प्रकार जर्मेनियम क्या होता है? Ge, जर्मेनियम कितना होता है? 32 होता है। आप देखेंगे 2, 8, 18 और 4, अंतिम कितना है? 4 है। ये क्या होगा? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन में क्या कितना? सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंटीमनी तथा फास्फोरस अशुद्धियां मिलाने पर अर्धचालक हो जाता है क्रमशः, यानी कि एंटीमनी और फास्फोरस अशुद्धियां आप मिलाइएगा इस पर अर्धचालक क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये क्या होगा? डोनर होगा और डोनर हो जाएगा। ठीक है,
एक पीएन जंक्शन के डिप्लीकेशन क्षेत्र में क्या होता है? तो दोस्तों एक पीएन जंक्शन है, इसके डिप्लीशन क्षेत्र में क्या होगा आपको बताना है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो पीएन जंक्शन के डिप्लीशन क्षेत्र होते हैं इसमें क्या होते हैं, तो एन साइड पॉजिटिव होता है तथा पी साइड नेगेटिव चार्ज होता है। ऑप्शन बी, यानी कि पीएन जंक्शन में जो डिप्लीशन क्षेत्र होता है वो एन साइड क्या होता है पॉजिटिव, और पी साइड क्या होता है नेगेटिव होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न है कि वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में प्रयोग किया जाने वाला मुख्य डायोड क्या होता है? तो वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में जो प्रयोग किया जाने वाला मुख्य डायोड होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, वो होता है जीनर डायोड। क्या होता है? जीनर डायोड होता है। अगला सवाल है कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब की जगह ले रहे हैं क्योंकि वे अर्धचालक जो होता है सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब की जगह ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये हल्के भार वाले होते हैं, लघु आकार के होते हैं और लंबी कार्यकाल व ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए जो है अर्धचालक जो है सेमीकंडक्टर वो ट्यूब का स्थान ले रहे हैं, यानी इसको रिप्लेस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रोधिका विभव क्या होता है? सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड है इसका रोधिका विभव कितना होगा? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 0.7 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या स्विच गियर उपकरण नहीं है? तो कौन सा दोस्तों एक स्विच गियर उपकरण यहाँ पे नहीं होगा? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो ट्रांजिस्टर हमारे पास है ये स्विच गियर उपकरण नहीं, जबकि रिले, ट्रांसफार्मर और फ्यूज ये सभी क्या है आपके पास, तो स्विच गियर उपकरण का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेडियल प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब, दोस्तों रेडियल प्रणाली का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जब कम विभव पर शक्ति का उत्पादन होता है तब हम लोग क्या करते हैं, रेडियल प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज होता है, यानी कि लाइन वोल्टेज के बराबर फेज बराबर वोल्टेज होता है, कब होता है दोस्तों? ये होता है किसमें? डेल्टा कनेक्शन में होता है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? लाइन वोल्टेज के बराबर क्या होता है? फेज वोल्टेज यहाँ पे होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात कितना होता है? तो आइसोलेशन जो होता है ट्रांसफार्मर, इसका घुमाव अनुपात जो होता है दोस्तों, टर्न रेशियो, वो 1:1 के रेशियो में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में बुखोज रिले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बुखोज रिले होता है ट्रांसफार्मर में, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ट्रांसफार्मर को आंतरिक फॉल्ट सुरक्षा प्रदान करना, यही है बुखोज रिले का प्रमुख काम। ठीक है, बुखोज का प्रमुख काम क्या है? तो मतलब कि आंतरिक दोष से सुरक्षा प्रदान करना होता है। और दोस्तों जो बुखोज रिले होता है कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप में लगा होता है, इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाएगा यहाँ पे। टोंग टेस्टर को ऐसे उपकरण है के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें डैश होता है। दोस्तों टोंग टेस्टर आपने देखा होगा, टोंग टेस्टर के रूप में हम लोग एमीटर के साथ धारा ट्रांसफार्मर के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें क्या होता है, ये सभी होते हैं। एमीटर के साथ क्या होता है, धारा ट्रांसफार्मर लगा होता है यहाँ पे इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकला ट्रांसफार्मर का संयोजन समानांतर में सफलतापूर्वक प्रचलित किया जा रहा है? ठीक है, तो त्रिकला यानी कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर का संयोजन जो है ना, कॉम्बिनेशन, वो किसमें सफलतापूर्वक प्रचलित किया जा रहा है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये डेल्टा एवं डेल्टा स्टार इसमें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पे एसी परिपथ में शक्ति व्यय होती है। तो दोस्तों एसी परिपथ में शक्ति व्यय होती है वो प्रतिरोध में होती है। कहाँ पे होती है? प्रतिरोध में होती है। निम्नलिखित किस व्यंजक से प्रेरण मोटर में विकसित बलाघूर्ण यानी कि टॉर्क तथा आपूर्ति वोल्टता का संबंध बताया गया है? तो किस व्यंजक से जो प्रेरण मोटर में विकसित बलाघूर्ण तथा आपूर्ति वोल्टता का संबंध बताया गया? दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, वो टी समानुपाती क्या होगा? वी स्क्वायर के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बलाघूर्ण पिंजरी प्रेरण मोटर में होता है? यानी जो किस प्रकार के जो बलाघूर्ण होते हैं वो पिंजरी प्रेरण मोटर में होता है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, अति निम्न प्रारंभिक बलाघूर्ण जो होते हैं वो पिंजरी प्रेरण मोटर में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। किस उद्देश्य से सर्पी व प्रेरण मोटर के रोटर के परिपथ में प्रतिरोध संयोजित किया जाता है? किस उद्देश्य से? दोस्तों प्रारंभिक धारा को सीमित कर प्रारंभिक बलाघूर्ण को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक कुंडलन के आर पार वोल्टता कितनी होगी यदि किसी प्रेरण मोटर को एक स्टार्टर के द्वारा स्टार संयोजन में जोड़ेंगे?
ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों VL/√3 वोल्ट हो जाएगी यहाँ पे। किससे बचाने के लिए मोटर स्टार्टर में एनवीसी प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो निम्न वोल्टता से बचाने के लिए मोटर में क्या करते हैं, एनवीसी का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए जब हम मोटर का चयन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बियरिंग तथा मोटर प्रोडक्टर्स, स्पीड तथा फ्रेम इक्वलाइजर साइज, वोल्टेज तथा हॉर्स पावर, यानी कि इन सभी पर हमको विचार करना चाहिए कोई भी मोटर खरीदने से पहले। दो प्रत्यावर्ती परिमाण किस विधि से जोड़े जाते हैं? तो दोस्तों जो दो प्रत्यावर्ती परिमाण होते हैं वो किस विधि से जोड़े जाते हैं? आप सभी लोग देखेंगे ये सदिश यानी कि सदिश विधि से जोड़े जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। एक उपभोक्ता के लिए समांतर डैश सबसे ज्यादा किफायती शक्ति गुणांक होता है। तो उपभोक्ता के लिए शक्ति गुणांक होता है सबसे ज्यादा, वो 0.876 पक्षवर्ती यहाँ पे हो जाएगा। किसी दोलित्र परिपथ में आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन किसी दोलित परिपथ में आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर की रेटिंग किसमें होती है? दोस्तों कोई भी जो डीसी जनरेटर होती है इसकी रेटिंग हम लोग किसमें ज्ञात करते हैं? तो हम लोग किलोवाट में डीसी जनरेटर की रेटिंग को व्यक्त करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित यानी चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको आपको आंसर ढूंढ कर निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शंट जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं किसमें? ऑटोमोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए, आवेशित करने के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ को पहचानिए। दोस्तों आपके पास जो परिपथ दे रखा है सर्किट, इसको आप पहचानिए ये कौन सा परिपथ आपको दे रखा है। तो आप देखेंगे तो ये कौन सा है? धारा नियंत्रण नियंत्रित धारा स्रोत, इसका जो परिपथ दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या होगा अगर अगर वामावर्त दिशा में घूम रही तुल्यकालिक मोटर की उत्तेजना की दिशा परिवर्तित की जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये पूर्ववर्ती रहेगी। अगला प्रश्न है कि सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि उत्तेजक से प्राप्त डीसी सप्लाई के द्वारा जो है इसको उत्तेजित की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई मोटरों में से किसका गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है, ठीक है। दोस्तों जो सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर, इसी क्या होता है? तो गति नियंत्रण क्या होती है? सबसे कमजोर यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सिंगल फेज 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पीयर का करंट खींचता है। मोटर का पावर फैक्टर 65% है। मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय बिजली कितनी होगी? आपको इसको ढूंढ कर निकालना है। यहाँ पे ऑप्शन में भी इसका आंसर होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिया गया फेज डायग्राम किस प्रकार की रोटर के लिए वैध है? फेज डायग्राम में भी आरोपित वोल्टेज को और आई ए जो है आपके पास ये किसको, तो आई ए और आई एम प्रवर्तन और मुख्य वाहिनी में प्रवाहित धाराओं को संदर्भित करते हैं। तो ये क्या कौन सा डायग्राम है दोस्तों? आप तो ध्यान रखेंगे तो यह कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साप्ताहिक मोटर शून्य भार पर डैश पर चलती है। तो दोस्तों जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो शून्य भार पर किस पे चलती है? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे ये उच्च गति पर चलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। निम्नलिखित में से किस मोटर की गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसकी जो गति अभिलक्षण होती है वो स्थिर नहीं होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि यदि डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट हैं तो कंडक्टर कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 39 गुना 12 कर दीजिए, कितना होगा? 468। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लागू होता है। दोस्तों फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ है इसका नियम किस पे लागू होता है? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे ये मोटर पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में शंट क्षेत्र प्रतिरोध 440 ओम होता है। निम्न में से कौन सा शंट क्षेत्र करंट होगा? तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 220 बटा कितना? 440 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन 1/2 0.5 एम्पियर यहाँ पे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा और उम्मीद करता हूँ अपनी वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा, ठीक है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा आपकी वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।